नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम के मोहन। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का वीडियो जो बनने जाएगा नरेंद्र मोदी के ऊपर बन रहा है, जिसके अंदर हम इसकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे और इनके जीवन में अभी तक के काल में जितनी भी घटनाएं या जितने भी इनके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स या प्लान्स हैं, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जो जीवन भर बुराइयों से भरा रहा, आधा टाइम इसकी आधे हिंदुस्तान ने बुराई करी तो उसी प्रकार से आधे हिंदुस्तान ने इनका पक्ष भी लिया और इनको पसंद भी किया, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि एक बार प्रधानमंत्री बने और उसी के तुरंत बाद बैक टू बैक दोबारा से प्रधानमंत्री बनकर पूरे विश्व के अंदर टॉप 10 पावरफुल लोगों के अंदर शामिल हुए। इनका जन्म जो हुआ था 17 सितंबर 1950 को हुआ था। इस समय ये एक पॉलिटिशियन है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने ये 2014 में, दोबारा बने तो ये 15वें प्रधानमंत्री, यानी कि इस समय ये 15th प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे वर्किंग है। इन्होंने एक लंबा समय 2001 से 2014 तक सीएम के रूप में काम किया गुजरात के, यानी कंटिन्यूअस ये गुजरात के सीएम बने रहे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाराणसी से भी रहे। जबकि इनके बारे में एक बात कही जाती है कि ये व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी बात से फंसा रहा, कहीं सुप्रीम कोर्ट के झगड़ों में, कहीं किसी विवाद में। तो आगे अगर ध्यान दें तो मोदी एक मेंबर है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन जिसको आरएसएस कहा जाता है, और इसके बाद हिंदू नेशनलिस्ट वॉलंटियर हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये हर जगह एक तरीके से अपने हिंदुत्व का झंडा लेकर अपने साथ चलते हैं। पहला प्राइम मिनिस्टर बना जिसने अटल बिहारी के बाद में बीजेपी का झंडा लहराया और कांग्रेस को इतनी बुरी तरीके से हराया कि विपक्ष में कांग्रेस के पास ना के बराबर सीट बची है, और अपने आप को एक तरीके से लीडरशिप में प्रूव करके दिखाया टैलेंट को। इनकी द्वारा बहुत सारे फेमस क्वाट्स हैं, बहुत सारे, जिनमें से एक क्वाट में पढ़कर सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ड्रीम्स आर नॉट सीन व्हेन यू स्लीप। सपने वो नहीं जो तुम आंखें बंद करके देखते हो, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते हैं। शायद यही एक कारण है कि ये व्यक्ति दिन में 15 से 18 घंटे रेगुलर काम करता है, योगा करता है, इधर उधर की मीटिंग्स अटेंड करता है, हर मुद्दे को इतना बारीकी से देखता है कि आपको पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। और इसी वजह से आज के दिन दोस्तों आपके विरोधी आपसे डर रहे हैं, जिसमें किसी जमाने में आपको अपने विरोधियों से डरना पड़ रहा था। बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग किया और बहुत सारे काम किए, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सभी चीजें जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल IAS विद हरि मोहन को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर आप हमें फाइंड कर सकते हैं PDF के लिए। उसके लिए IAS विद हरि मोहन ढूंढिए, आपको यहाँ पे लोगो भी नजर आ जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप पर आप हमसे चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यूपीएससी और PCS के सिलेबस के लिए, पेन ड्राइव क्लासेस के लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। आगे पढ़ते हैं इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। तो दोस्तों इनकी जो अर्ली लाइफ है बहुत रोमांचक रही है, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने परिवार से हटकर बिल्कुल नया रास्ता अपनाया, और कौन जानता था कि यार एक चाय बेचने वाले का बच्चा पूरे देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और अकेला ऐसा प्रधानमंत्री जो विदेशों के लोग आंखों में पलके बिछाए बैठे होंगे कि कभी आएगा तो हमारे अच्छे विश्व व्यापारिक वैश्विक संबंध बनेंगे। इनका जन्म जो था हमारे पास 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे स्टेट, जो आज के दिन गुजरात यानी पार्टीशन यानी अलग अलग किया गया और गुजरात के अंदर माना गया, तो अब इन्हें गुजरात का ही सदस्य कह सकते हैं कि गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे दामोदर दास मूलचंद मोदी, ये अपने पिता की तीसरी संतान 6 बच्चों में से, जिनमें से इनके पिता का जन्म 1915 में होकर 1989 में समाप्त हो गया। इनकी माताजी हीराबेन मोदी जो है 1920 में है, और अभी इनकी हालात अगर सेहत को देखा जाए तो बहुत जर्जर है। लगभग पूरे 100 साल के आसपास की हो चुकी हैं। लगभग 1920 से आप 2020 अगर मंथ का अंदाजा लगाएं तो बहुत उम्र हो चुकी है। एक ऐसी लेडी जिसने कभी सोचा नहीं था कि उसका बच्चा क्या करके दिखाएगा। अकॉर्डिंग टू मोदी वो हमेशा उनके लिए इंस्पिरेशन का पार्ट बनी रही।
अब मोदी की बात करें तो मोदी के पिताजी एक चाय का स्टॉल लगाते थे रेलवे स्टेशन पर। मोदी ने अपने परिवार की माली हालात को ध्यान में रखते हुए बचपने के अंदर ही अपने पिता का टी स्टॉल ज्वाइन कर लिया, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहे, टी स्टॉल पर काम भी किया। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन भी 1967 में वहीं से पास करी, लेकिन टीचर्स कहते थे कि एक एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन बहुत से टीचर्स के बारे में जो कहा जाता है, बहुत से टीचर इनके बारे में कहते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा से पॉलिटिशियंस के रवैये को देखकर उनसे हमेशा इंस्पायर रहता था। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपने भाई के साथ मिलकर उसी रेलवे स्टेशन पर अपना एक बस स्टैंड के आसपास कहीं पर इन्होंने अपना भी एक अलग से टी स्टॉल चलाया और कुछ समय तक, जब तक अपनी हायर एजुकेशन नहीं हुई, वहीं पर ज्वाइन रहे। इसी बीच में आगे जब बढ़े तो जब ये 8 साल के थे, इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया। आरएसएस यानी कि वहां के शिक्षक गण बने ट्रेनिंग सेक्शन के अंदर। धीरे धीरे वहां के मेन लीडर्स से मिलने लग गए, जैसे वकील साहब के नाम से ऐसे ही एक लोग थे लक्ष्मण राव इनामदार, इनसे मिले। इनसे मिलने के बाद आगे धीरे धीरे लीडर्स से मिले और वहां के बाल स्वयं सेवक बन गए। बाल स्वयं सेवक का मतलब अंडर 14 या अंडर 16 के लोगों को, बच्चों को तैयार करना, पॉलिटिकली बैकग्राउंड स्ट्रांग करना, गली गली में जाकर पकड़ मजबूत करना और बीजेपी का, आरएसएस का परचम लहराने की बात करना, उसके लिए हमेशा तैयार रहे। और धीरे धीरे वे ही इसके पॉलिटिकल मेंटर बन गए, इनको सिखाते रहे। समय बदला, उम्र बढ़ी, धीरे धीरे क्या हुआ जी, टाइम बदला। अब परिवार के हालात ऐसे थे कि ज्यादा लंबे समय तक हर चीज को स्टेबल नहीं करते और एक मिडिल क्लास परिवार का एक सपना होता है, बच्चा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा कमाने लग गया, विवाह कर दो। नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब छोटी उम्र थी, इधर ही जसोदा बहन चिन्मन लाल मोदी के साथ इनका विवाह तय हुआ। शादी अभी हुई नहीं थी, इन्हें पता नहीं था। धीरे धीरे स्टडीज आगे बढ़ती चली गई, अपनी हायर एजुकेशन जो थी वो पूरी करने लगे, स्कूलिंग पूरी करने लगे और उसके बाद शांति से सब कुछ समझा बुझा कर बहुत ही ईमानदारी से जशोदा बहन को छोड़कर ये हमेशा के लिए घर त्याग दिया। हमेशा के लिए घर त्याग दिया क्योंकि इनका मानना था, इनका एक बहुत छोटा सा एक पॉइंट था, मानना था कि अगर देश के लिए कुछ करना है तो पारिवारिक बेड़ियों के अंदर बंद के देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उसके लिए अकेले रहकर, निडर होकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता बढ़ानी है। यही दृढ़ निश्चय, जज्बा और जो देशभक्ति की भावना ये शुरू से दिल में लेकर घूमते थे, यही कारण था कि धीरे धीरे संसार ने इनका नाम जाना और एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में हम सबके सामने आए। अब पूरे जगत को यह पता था कि मोदी ने विवाह नहीं किया। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि पूरे इंडिया को पता था कि मोदी अनमैरिड है जब तक ये सीएम बने रहे। 2014 के अंदर क्या हुआ, जब इन्होंने जो नेशनल लीडर के तौर पर एक बेसिकली नेशनल इलेक्शन लड़ना था पहली बार, तो वहां पर क्या होता है कि फॉर्म फिलिंग के अंदर कोई ब्लॉक आप खाली नहीं छोड़ सकते। जब कोई ब्लॉक खाली नहीं छोड़ सकते तो उस परिस्थिति में मैरिटल स्टेटस को दिखाना था और वो एक ऐसी परिस्थिति, अगर झूठे पाए गए तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। उस परिस्थिति में जशोदा बहन को इन्होंने अपनी वाइफ के तौर पर दिखाया। हालांकि ये सच्चाई है कि इन्होंने उससे बाद में, जब से अलग हुए, बचपन से अब तक कोई कनेक्शन नहीं रखा, लेकिन उधर फॉर्म में जब भरा तो पूरा देश दंग रह गया कि ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन में ऐसा किया हुआ है, तो पूरा का पूरा देश दंग रह गया कि ऐसा व्यक्ति जो एक शादीशुदा है लेकिन किसी को पता नहीं था। अब शुरुआती समय के अंदर जब इन्होंने घर छोड़ा तो 1968 में जब अपनी एजुकेशन इन्होंने करी तो 1968 में धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स में घूमे बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ कि आगे किस प्रकार बढ़ा जाए। आरएसएस से बढ़ते बढ़ते इन्होंने एक ऐसे ही अल्मोड़ा जिले पहुंचे, वहां से रिजेक्ट हुए। उसके बाद वापस 1969 या 70 के आसपास वापस आए। वापस आने के बाद अपने वही वाडनगर के अंदर आए, वहां पर सब कुछ छोड़ छाड़ के अहमदाबाद वापस आए और अपने अंकल के साथ उनकी कैंटीन ज्वाइन करी। और कैंटीन ज्वाइन करने के बीच में लॉन्ग ड्यूरेशन तक इन्होंने लगभग 2 साल तक आरएसएस से कोई खास कनेक्शन नहीं रखा। उसके बाद 1971 में फिर बदलाव आया। वही बात होती है ना कि जो इंसान के जीवन में करने की ठान रखी हो वो निकलती नहीं है जल्दी से। 1971 में इन्होंने फिर से आरएसएस ज्वाइन करी,
लेकिन इस बार जो इन्होंने आरएसएस ज्वाइन करी, इस बार पूरी ताकत के साथ करी, पूरी ताकत के साथ करी, फुल टाइम वर्कर बने वहां के और धीरे धीरे अपने करियर की सीढ़ियां बढ़नी शुरू कर दी। इस परिस्थिति के अंदर 1975 का समय आ गया दोस्तों। धीरे धीरे 1971 से 75 तक खूब मेहनत करी। गुजरात के अंदर इन्होंने जमीनी स्तर पर इतनी जबरदस्त पकड़ बना ली थी, इतनी जबरदस्त पकड़ बना ली थी कि लोग इनकी बातों को बहुत सीरियसली लेते थे, लोग इनकी बातों को सीरियसली लेते थे। और उस समय के अंदर इन्होंने जमीनी स्तर पर आरएसएस का बहुत प्रमोशन किया। अब उस समय में क्या हुआ कि इमरजेंसी की स्थिति आ गई। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की स्थिति बना दी, एक ऐसी इमरजेंसी की स्थिति जिसके अंदर देश जो था, पूरी कांग्रेस पार्टी जो थी, दो पार्टों में फटने वाली थी। एक वो थे जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने वाले थे, दूसरे ऐसे थे जो के कामराज और मोरारजी देसाई को सपोर्ट करते थे। तो जो ये दो पार्ट्स में इंदिरा गांधी की सरकार बटी, तो इंदिरा गांधी को लगा कि इस तरीके से तो कांग्रेस का पतन हो जाएगा, अगर कांग्रेस बढ़ गई तो और विरोधी दल ताकतवर बन जाएगा। इस परिस्थिति में एक जो आयरन लेडी थी, उसने डिक्टेटरशिप की नीति अपनाई और इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी के अंदर जो भी लीडर इंदिरा गांधी के खिलाफ या उसकी पार्टी के खिलाफ खड़े हुए थे, जो भी अपोजिट पार्टी थी, सबको उन्होंने क्या किया, बैन कर दिया। जो पार्टी के नेता थे जो अलग सपोर्ट मांग रहे थे, उनको बैन करने की जगह उनको अरेस्ट कर दिया। इस बीच में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बहुत ज्यादा ढूंढ हुई, बहुत ज्यादा सर्च हुई। इस परिस्थिति के अंदर जब इन्हें सर्च किया गया तो इन्होंने क्या किया, धीरे 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 रूप बदले, अलग अलग जगह गए, अलग अलग पोजीशंस ली और क्या हुआ, धीरे धीरे 2001 तक पहुंच गए जनरल सेक्रेटरी के रूप में। अब इनके पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं तो दोस्तों ये वही फोटो है जब नरेंद्र मोदी को, जब आर्मी थी, पुलिस थी, ढूंढ रही थी और ये सरदार जी का भेष बदलते थे, कभी मोंक का यानी साधु का भेष बदलते थे, कभी कोई तो कभी कोई, भेष बदलकर इधर उधर घूमते थे। अब बात आती है 1975 की, वही इंदिरा गांधी की स्टेट ऑफ इमरजेंसी की। इस टाइम पीरियड के अंदर नेताओं को पकड़ पकड़ कर बंद किया जा रहा था और इसी बीच के अंदर, हालांकि 1975 से 77 तक 2 साल ये परिस्थिति उसने बनाए रखी। अब मोदी जो था अपॉइंट किया गया जनरल सेक्रेटरी किस चीज का, गुजरात लोक संघर्ष समिति का, जो आरएसएस की एक कमेटी थी उस समय के अंदर, जो विरोध कर रही थी इमरजेंसी का विरोध कर रही थी। आरएसएस को बैन किया जा चुका था, मोदी को फोर्स किया जा रहा था कि अंडरग्राउंड हो जाओ। मोदी जो अंडरग्राउंड हुआ तो ट्रेवल किया, भेष बदल बदल कर, डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदल कर इधर उधर घूमना। लेकिन इस बीच में घूमते घूमते हुए भी इनके ऊपर क्या था कि ये इन्वॉल्व थे पैम्फलेट्स बनवाने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए इन्होंने पैम्फलेट्स बनाए थे, क्योंकि लेखन कला इनकी बहुत अच्छी थी, शुरू से सूझबूझ बहुत ताकतवर थी। इन्होंने क्या किया, पैम्फलेट्स बनाए और सरकार का विरोध किया। इस परिस्थिति में डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गए, विद्रोह शुरू होने लग गए और जगह जगह लोग जो थे, जो इमरजेंसी की परिस्थिति उसके अपोजिट चलने लगे। तो उस परिस्थिति में क्या हुआ, इनको पुलिस ढूंढने लगी। अब जब पुलिस ढूंढने लगी तो इन्हें सेफ हाउसेस की आवश्यकता थी, सेफ हाउस की जगह आवश्यकता थी। तो कई जगह छुपे, कई जगह छुपकर अलग अलग मीटिंग्स की, फंड्स इकट्ठे किए और एक्टिविस्ट के रूप में रेफ्यूजी की तरह भटकते रहे। इसी बीच में मोदी ने एक किताब लिखी, संघर्ष मां गुजरात। ये एक ऐसी किताब थी जिसने मोदी को पहचान दे दी पूरे पॉलिटिकल करियर के अंदर, पूरी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर अकेले एक वैसे व्यक्ति को इतनी जबरदस्त पहचान मिली जिसका आज भी नाम है। इस किताब के अंदर इन्होंने इमरजेंसी की परिस्थिति को डिस्क्राइब किया और यह बताया डिक्टेटरशिप किस प्रकार से जबरदस्ती थोपी गई। इस बैन के अंदर, इस इमरजेंसी की परिस्थिति में बहुत सारे ट्रेड यूनियन के लोग थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, जर्नल जैसे जॉर्ज फर्नांडिस हो गए, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी पब्लिक फिगर, इन सब से मिले, अपनी परिस्थिति बताई। अपने परिस्थिति बताने के बाद अपनी पार्टी का, यहां पर भी अपनी पार्टी का इन्होंने क्या किया, बहुत नाम कमाया, अपनी पार्टी का प्रमोशन किया। अब बार बार जहां भी जाते थे, कभी सिख बनते थे, कभी मॉन्क बनते थे और अपने पॉलिटिकल करियर को धीरे धीरे उठा रहे थे। जैसे जैसे इनका नाम और समय बढ़ता जा रहा था, पॉलिटिक्स के अंदर, बीजेपी के अंदर इनकी साख जो थी स्ट्रांग होती जा रही थी। अब
ज्यादा समय हुआ ही नहीं था कि मोदी को बना दिया आरएसएस का संभाग परीक्षक। संभाग का मतलब पूरे गुजरात का रीजनल ऑर्गेनाइजर बना दिया 1978 के अंदर। इनकी एक्टिविटी को दिखा कि भाई सूरत और वडोदरा के अंदर कितना लोग इनको मानते हैं, तो इनकी एक्टिविटीज को देखकर इन्हें प्रचारक बना दिया। 1979 में इन्हें दिल्ली आना पड़ा आरएसएस के काम से, क्योंकि इनका नाम होता जा रहा था और सीएम पद के दावेदारी भी इनकी मजबूत होती जा रही थी। इस परिस्थिति में क्या हुआ कि जो वहां का ऑलरेडी सीएम था उन्होंने थोड़ा दबाव दिया इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए और इनको उठाकर दिल्ली भेज दिया। दिल्ली आए, दिल्ली आने के बाद भी इन्होंने क्या किया, वहां पर भी शांत नहीं बैठे। पॉलिटिक्स के अंदर इन्होंने काफी रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद बहुत सारी आरएसएस की राइटिंग के वर्जन निकाले, ऐतिहासिक स्तर पर इन्होंने काम किया और इमरजेंसी को भी डिस्क्राइब किया। जब ऐसा हुआ तो धीरे धीरे दिल्ली में भी इनकी छवि मजबूत होने लगी। फिर इन्हें वापस गुजरात भेजा गया और इन्हें असाइन किया गया आरएसएस से बीजेपी के अंदर 1985 में। यह एक ऐसा चरण था जब ये प्रचारक से नेता की परिस्थिति में सामने आने लग गए। 1987 की बात आई, समय बदलने लगा। 1987 की बात आई, मोदी का ऐसा नाम बन चुका था कि गुजरात के अलावा दिल्ली में भी इनके नाम के डंके बजने लग गए। जब भी आपस में बात होती तो इनको जरूर याद किया जाता। मोदी ने बीजेपी की हेल्प करी अहमदाबाद म्युनिसिपल इलेक्शन के अंदर, जहां बहुत आराम से जीत गए। एलके अडवाणी जो थे, लाल कृष्ण अडवाणी, बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी 1986। आरएसएस ने डिसाइड किया अपने मेंबर्स की पोजीशन बनाने के लिए कि जैसे जैसे पद उठे तो खाली पोजीशंस को भरना था। उस परिस्थिति में मोदी के काम को लेकर उन्हें वहां के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया, इलेक्टेड ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया और गुजरात की यूनिट में 1987 में रखा गया। अब आगे समय आया, धीरे धीरे बदला। मोदी का नाम जो था बीजेपी की नेशनल इलेक्शन कमेटी में डाल दिया गया कि उनकी पार्टी में कौन कहां से किस प्रकार से इलेक्शन लड़ेगा, किस तरीके से नहीं। हेल्प करता था एलके अडवाणी की। 1990 के अंदर राम रथ यात्रा निकाली। 1990 में मुरली मनोहर जोशी की सेम ऐसे ही 91 से 92 के अंदर एकता यात्रा निकाली। और ऐसी जो रथ यात्राएं निकाली, इससे क्या हुआ, बीजेपी का प्रचार तेजी से बढ़ने लगा। उसके बाद क्या हुआ, पॉलिटिक्स में ब्रेक आया 1992 के अंदर। इन्होंने यहां पे क्या किया, इलाहाबाद के अंदर स्कूल खोल लिया, फ्रिक्शन हुए वहां पर शंकर सिंह वघेला से, और उसके बाद इन्होंने बीच में डिसीजन लिया कि अब बस, अब अलग हो जाते हैं, शांत बैठ गए कुछ समय के लिए। मोदी फिर से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बुलाए गए, दबाव दिया गया, क्योंकि इनकी जो नेताओं को सेलेक्ट करने की और इलेक्शन में लड़ने की पॉलिसी थी, वो उस पॉलिसी को, उस ट्रेंड को कोई भी व्यक्ति फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो 94 में इनको दोबारा बुलाया गया एडवाणी के दबाव से। एडवाणी हालांकि इनको कम तजुर्बे का व्यक्ति समझते थे हमेशा से, और मानते थे कि इनमें कई जगह बचपना और गुस्सा ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में एलके अडवाणी के लिए मोदी हमेशा से किसी भी चॉइस में सेकंड चॉइस थे, कभी फर्स्ट चॉइस नहीं थे। लेकिन मोदी की बुद्धि की इस्तेमाल या स्ट्रेटेजी का हमेशा से वो फैन रहे थे। इसीलिए विक्ट्री प्राप्त हुई सेंट्रल में 1995 में स्टेट असेंबली इलेक्शन के अंदर जीते। अब धीरे धीरे यहां पर लाइफ बदलने लगी। यहां पर परिस्थिति आने लगी कि मोदी को सीएम बनाया जाए या दूसरे किसी को सीएम बनाया जाए। मोदी को सीएम बनाना जो था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये बात याद रखना है, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब जैसे कि नवंबर के अंदर उस साल मोदी को इलेक्ट किया गया नेशनल सेक्रेटरी और ट्रांसफर किया गया फिर से नई दिल्ली, और इस बार पार्टी की एक्टिविटीज जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में चल रही थी, उन पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। जहां जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, वहां वहां परचम लहराया, वहां वहां जीत बढ़ाई। फॉलोइंग ईयर उसी समय में शंकर सिंह वघेला, जो प्रोमिनेंट बीजेपी के पुराने लीडर थे, डिफेक्ट होते हैं, डिफेक्टेड बाय, क्या होता है, नेशनल कांग्रेस के द्वारा डिफेक्ट होते हैं आफ्टर लूजिंग हिज पार्लियामेंट्री सीट इन लोकसभा इलेक्शन में निकल लेते हैं। मोदी ऑन द सिलेक्शन कमिटी 1998 में असेंबली इलेक्शन में गुजरात
में फेवर करते हैं बीजेपी का और केशुभाई पटेल को जितवाते हैं। इस प्रेसिडेंट के अंदर, इस परिस्थिति के अंदर यहां से केशुभाई पटेल जीतते हैं और मोदी को प्रमोट किया जाता है जनरल सेक्रेटरी। पहले सिर्फ सेक्रेटरी, अब जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है मई के अंदर। अब दोस्तों यहां से मोदी साहब के जीवन का टर्निंग पॉइंट आता है। एक तरफ केशुभाई पटेल जिनकी जो सेहत थी समय समय पर बिगड़ती जा रही थी। दूसरी चीज ये थी कि केशुभाई पटेल के साथ दिक्कत ये भी आ रही थी कि उनकी जो बेसिकली पुअर पब्लिक इमेज थी और जमीनी स्तर पर पकड़ ना होने की वजह से उनको पसंद नहीं किया जा रहा था। उनको बार बार बेसिकली एक तरफ केशुभाई पटेल का अपोज हो रहा था और मोदी की डिमांड हो रही थी, दूसरी तरफ एल के अडवाणी जो थे मोदी को पसंद नहीं कर रहे थे। इसी बीच में केशुभाई पटेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हो गया 2001 के अंदर, जब भुज का अर्थक्वेक आया और सैकड़ों लोग मारे गए। तो उस परिस्थिति में बहुत सारे एलिगेशन लगे, इतने एलिगेशन लगे कि उन पर पावर का एलिगेशन लगा कि शक्ति का गलत इस्तेमाल, सेहत खराब हो रही थी, करप्शन के लांछन लगे और एडमिनिस्ट्रेशन खराब होने की वजह से अब मजबूरी आने लगी कि एक तरफ वो डाउनफॉल आ रहा था और दूसरी तरफ उनको हटाकर किसी को बिठाना कंपलसरी हो गया। तो 3 अक्टूबर को उन्हें रिप्लेस किया गया केशुभाई पटेल को, और केशुभाई पटेल को रिप्लेस करके मोदी को 7 अक्टूबर को पहली बार सीएम बना दिया गया। अब सीएम बनने का इतना मुश्किल से सफर प्राप्त हुआ। अब सीएम बनने का जो सफर था वो बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ। उसके बाद गुजरात स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी इन्होंने 2002 के अंदर जीत हासिल करी और जीत हासिल की। उसके अंदर इन्होंने अश्वनी मेहता को 14,728 वोटों से एक बहुत भारी भरकम हार दिखलाई, जिसके अंदर पहली बार सीएम पक्ष में आए और आगे बढ़ते चले गए। बस ये एक ऐसा समय था जिसके बाद इन्हें रोक पाना मुश्किल था। 2002 में इलेक्शन जीते, इनकी तारीफें वाहवाही अभी शुरू ही हुई थी, इनका नाम बनना शुरू ही हुआ था कि इसी बीच में गुजरात के दंगे भड़क गए। ये एक ऐसा दंगा शुरू हुआ जिसके अंदर बहुत बदनामी हुई बेसिकली मोदी की। तो अब क्या था, इस मुद्दे को भी समझना है। हुआ क्या कि 27 फरवरी 2002 को एक ट्रेन आ रही थी जिसके अंदर सैकड़ों पैसेंजर्स थे, गोधरा के आसपास से आ रहे थे। तो माना गया कि वहां पर ट्रेन में आग लगा दी गई और 60 लोग मारे गए। इन 60 लोगों के अंदर सारे तीर्थयात्री थे जो अयोध्या से वापस आ रहे थे सिख सेरेमनी पूरी करके। तो यह माना जा रहा था कि जो बाबरी मस्जिद की जो डेमोलिश्ड सेक्शन था उसके लिए बदला लिया गया और इस ट्रेन में आग लगा दी गई। ऐसा हवा में बात उड़ी, एक बेसिकली र्यूमर फैला, र्यूमर इतना तगड़ा फैला बहुत ज्यादा, और थोड़ी समय बाद बहुत बुरी तरीके से दंगे फैल गए। दंगे फैले तो एक यहां पर पंगेबाजी क्या हुई कि विश्व हिंदू परिषद ने बंद का एक बेसिकली क्या कर दिया, एक सिंपल सा बैन कर दिया कि बंद है भाई, सब कुछ बंद। इस बीच में भारी भरकम दंगे हुए, भारी भरकम कम्युनलिज्म दंगे हुए। दंगों के अंदर सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। इस बीच में दोस्तों मोदी गवर्नमेंट की बहुत बुराई हुई, मोदी गवर्नमेंट की हद से ज्यादा बुराई हुई। इतनी बुराई कि इनको एक तरीके से जाकर अटल बिहारी को अपना इस्तीफा भी सौंपने की नौबत आ गई थी और बहुत ज्यादा। इस बीच में मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, गुजरात के अंदर अपनी बेसिकली क्रिटिसिज्म को देखते हुए, बिना इसकी परवाह करते हुए शूट एट साइट के ऑर्डर निकाल दिए। पुलिस को सीधा बोला जो दिखे शूट कर दो, उसको जो विरोध करे शूट कर दो। इसके अंदर वही कर्फ्यू वाली परिस्थिति आ गई और कर्फ्यू वाली परिस्थिति के अंदर 1.5 लाख लोग जो बेसिकली दंगों के अंदर पीड़ित थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे, इन्हें रिफ्यूजी कैंप्स में भेजा गया। अब परिस्थिति ये आ गई कि अलग अलग स्टेट से दबाव बनने लगा। दबाव बनने के बाद परिस्थिति ये आई कि इन पर कमीशन बिठाया गया। कमीशन जो बनाया गया वो नानावती कमीशन के नाम से कमीशन बिठाया गया। अब इस कमीशन के अंदर जब सर्च किया गया, मोदी गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा बुराई हो रही थी, सर्च किया गया,
तब सर्च के अंदर क्या पाया दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट। हालांकि आज से पहले मैं भी एग्जैक्ट डेटा को नहीं जानता था, अब इस चीज को समझिएगा। एग्जैक्ट फैक्ट क्या आया कि यहां पर मोदी गवर्नमेंट ने जब बेसिकली शूटेड साइट के ऑर्डर दिए थे, तो उस परिस्थिति के अंदर रिजल्ट क्या आया कि 354 हिंदुओं को पुलिस की गोली लगी, जिनसे उनकी डेथ हुई। 354 लोग मारे गए, जबकि शोर यह मच रहा था कि 500-700 लोग मारे गए पुलिस की गोलियों से। लेकिन जिसमें से सत्य जब सामने आया तो क्या सामने आया कि 354 लोगों को गोली लगी पुलिस की। अब यह एक ऐसा आंकड़ा था जो असल में बिल्कुल अलग था। फैक्ट्स में देखें तो 254, वैसे देखें 354, लेकिन आप इधर समझ लीजिए सैकड़ों लोग ऐसे थे जो हिंदू थे और गोली से मारे गए। उसके बाद जो मुस्लिम थे उनके लिए रिफ्यूजी कैंप्स में पूरी परिस्थिति से तैयारी की गई, लेकिन वहां पर उस समय में इतने अच्छे हालात नहीं थे, तो बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही थी। तो नानावती कमीशन से ये बाइज्जत बरी हुए और धीरे धीरे पॉलिटिकल जो प्रेशर था वो खत्म हो गया। जब कमीशन ने क्लीन चिट दिया तब ये माना गया कि इन दंगों के अंदर मोदी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। हालांकि मोदी गवर्नमेंट ने जो उस समय में क्या नाम है गुजरात के अंदर सीएम के पद पे थे, इन्होंने रिहैबिलिटेशन के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए, सैकड़ों मकान बना कर दिए, सैकड़ों ऐसे काम किए जिनसे जनता दोबारा से बीजेपी ट्रस्ट गेन कर सके और विरोधी पक्ष जो है, जो गलत अफवाह उड़ा रहा है, उसको सत्यता तो पता हो या ना हो, लेकिन आम जनता का जीवन स्टेबल हो जाए। तो इस प्रकार जो गुजरात के जो दंगे थे, जो ट्रेन कांड था गोधरा का, उसके बाद सैकड़ों लोगों का मारा जाना, सत्यता का हाइड करना और इनकी छवि को खराब करना, ये सारी चीजें जो 2002 के दंगों से थी बढ़ती चली गई। अब क्या हुआ जी, 2002 के दंगे हुए, दंगों के बाद समस्या खत्म हुई, दोबारा से इलेक्शन आ गए। आफ्टर मैथ ऑफ द वायलेंस क्या था, देयर वर वाइड स्प्रेड कॉल टू रिजाइन द चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोला गया। रेजिग्नेशन में इन्होंने क्या किया, अप्रैल 2000 में बीजेपी गवर्नमेंट के सामने जाकर क्या किया, रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया गया परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और ये केस क्या हो गया, फाइनली ये केस जब हुआ तो ये डिसॉल्व हो गया, जब इसका रिजल्ट आया तो ये डिसॉल्व हो गया। अब परिस्थिति क्या आई, डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन हु सेड दैट अ नंबर ऑफ वोटर्स वर स्टिल डिस्प्लेस्ड। अब ये परिस्थिति थी कि जब दोबारा इलेक्शन का नंबर आया तो कहा जा रहा था कि बहुत सारे नंबर ऑफ वोटर गायब हैं दंगों के अंदर। जाहिर सी बात है कुछ ऐसे थे जो जगह छोड़कर चले गए थे। अब दिसंबर 2002 के अंदर फिर से इलेक्शन आए, इलेक्शन के अंदर बीजेपी ने बहुमत से वोट हासिल किया। दोस्तों एक तरफ जो था विरोधी पक्ष कह रहा था कि बीजेपी में जो बीजेपी के ये नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने मुस्लिम्स को मरवाया, लेकिन जब सीटें मिली, जीत हासिल हुई, तो पहली बार ऐसा हुआ कि 182 में से 127 सीटें मिली। 127 सीटें मिली तो जो इनका जो कैंपेन जा था, एंटी का था, विरोध का था, वो सब कैंसल हो गया। बीजेपी को प्रॉफिट मिला अपनी पोलराइजेशन का, जिसके अंदर बीजेपी को आरएसएस का, हिंदुत्व का और इस चीजों का बहुत बेनिफिट मिला। इसके अंदर दोस्तों 1,13,589 सीटें मिली, वोट्स मिली, सीटें बोल दिया, जिसके अंदर से 1,54,951 वोट्स में से, यानी इतनी भारी भरकम वोट से ये जीते, इतनी भारी भरकम वोट से जीते। इधर से इन्हें हराया गया 2002 के अंदर, फिर से इन्हें क्या किया गया, जीत हासिल हुई, और उसके बाद से ये कारवां चलता चला गया। इस बीच में जब ऐसा हुआ तो इन्होंने क्या किया कि गुजरात के अंदर बार बार नई से नई कंपनी को लाना स्टार्ट किया, यानी कि टाटा कंपनी के सामने प्रपोजल लाए, स्टील कंपनी के सामने प्रपोजल लाए और गुजरात में प्लांट लगवाए। जो डिस्टर्ब्ड कंपनी थी, अलग अलग जगहों के दंगों से
जैसे टाटा का नैनो प्लांट उधर वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उनके साथ दिक्कत हो रही थी, तो उन्हें उठाकर कहा यहां आइए। इसके बाद रोजगार के अवसर बढ़वाए, धीरे धीरे अलग अलग तरीकों से व्यापार के रास्ते बढ़वाए। इसी व्यापार के रास्ते को बढ़वाते हुए देखकर इन पे एक और आरोप लगाया गया कि मोदी जो है ये व्यापारियों की पार्टी है, मोदी गवर्नमेंट जो है वो व्यापारियों की पार्टी है। लेकिन सत्यता कुछ और थी। डेवलपमेंट प्लान इतना जबरदस्त हुआ कि धीरे 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 2013 तक इस समय जो था बहुत जबरदस्त हाइट्स हो चुकी थी, बहुत जबरदस्त, जिसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे सेकंड टर्म जब इन्होंने क्या किया, शिफ्ट हुए तो हिंदुत्व को और इन सभी चीजों को, अब जो यहां पर परिस्थिति है, धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट किया। डेवलप करने के लिए अलग अलग जगह जो उल्टे सीधे मंदिर बने हुए थे उनको तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया। कुछ टीम्स बनाई जिसके अंदर भारतीय किसान संघ बनाया गया। हालांकि इसकी जड़ें जो थी वो थी आरएसएस से ही, लेकिन फिर भी अलग से इनकी पार्टी बनाई गई, विश्व हिंदू परिषद बनाई गई, और भी कुछ ऐसे सेक्शंस बनाए गए जो अलग सेक्शंस के अंदर तरक्की का रास्ता लेकर आए। इस बीच में जब इन्होंने 200 मंदिरों को तोड़वाया जो इलीगल तौर पर बने हुए थे, तो स्पेशली जो विश्व हिंदू परिषद है और आरएसएस है, इन्होंने इनका खास बढ़कर काफी विरोध किया। विरोध करने से कोई फर्क नहीं हुआ, इन्होंने उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय गुजरात की तरक्की का सेक्शन था और इन्होंने उसको बिल्कुल अवॉइड किया। धीरे धीरे इन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर सरदार सरोवर डैम बनाया 2006 के अंदर, तरक्की का ही एक सेक्शन था। सेम ऐसे ही अलग अलग डील्स करी, 6.6 ट्रिलियन की डील हुई जिसके अंदर गुजरात को काफी रोजगार के रास्ते मिलने थे, डेवलपमेंट मिलनी थी। और इस समय के अंदर जो था ये बेसिकली क्या करते जा रहे थे, बुला रहे थे मैक्सिमम कंपनीज को, और ये प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में थे। हालांकि फिलॉसफी जो थी जो अलग अलग थी, फिलॉसफी आरएसएस की थी कि वो प्राइवेटाइजेशन के एंटी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन के बेशक एंटी थी गवर्नमेंट, उनको फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज को गुजरात में इनवाइट किया, और गुजरात में इनवाइट करने के बाद एम्प्लॉयमेंट के साधन बढ़वाए। एम्प्लॉयमेंट के साधन बढ़े तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, इकोनॉमी उस क्षेत्र की सिटी की डेवलप हुई और बेनिफिट्स हुए। यही एक कारण है कि जिसका एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे टाटा नैनो को 2008 के अंदर वहीं से वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम चल रहा था, तो इन्होंने क्या किया, लैंड ऑफर किया। लैंड ऑफर करके टाटा मोटर्स का नैनो का प्लान जो था वो अपने गुजरात की तरफ इनवाइट किया। तो इस प्रकार से इन्होंने जो एकदम स्ट्रॉन्ग या बोल्ड तरीके से हर बार क्या किया, हर बार अपना वो काम देखा जो नेशन के लिए अच्छा था। वो कोई काम नहीं देखा जो कोई पार्टी बुरा मान जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन बुरा मान जाएगी, उन चीजों को इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब धीरे 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 अगेन इलेक्शन आने वाले थे 2014 के, और 2014 के इलेक्शन के अंदर कोई भी ऐसा सशक्त नेता नहीं था जो प्रधानमंत्री का पक्ष ले सके या प्रधानमंत्री की सीट का दावेदार हो। उस परिस्थिति के अंदर गुजरात मॉडल जो था पूरे कंट्री के सामने एक जबरदस्त चीज बन चुकी थी जिसे कोई नकार नहीं सकता था। अब जिसे कोई नकार नहीं सकता था, उस टाइम पीरियड में तीन परिस्थितियां थी। इलेक्शन के समय तीन परिस्थितियां थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली परिस्थिति यह थी कि अन्ना हजारे का जो करप्शन के खिलाफ मूवमेंट चल रहा था 2013 के अंदर, करप्शन के खिलाफ मूवमेंट चल रहा था, और इतना जबरदस्त मूवमेंट था कि कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने करीबन 27 करप्शन की पॉइंट्स रखे थे कि इन इन जगहों पे करप्शन हुआ और देश को हानि हुई। उस परिस्थिति में यह करप्शन जो था बहुत स्पीड में था, बहुत तेजी में था। उस आंधी के सामने पूरी कांग्रेस पार्टी कमजोर होने लगी, जड़ें हिलने लगी। उस परिस्थिति में बीजेपी के अंदर जो था प्रधानमंत्री पक्ष के लिए कोई भी नहीं था मोदी के अलावा। तो हुआ क्या, सितंबर 2003 के अंदर मोदी को प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए आगे किया गया लोकसभा के इलेक्शंस के लिए। इसमें क्या हुआ, इन्होंने बीजेपी के अंदर एल.के. आडवाणी की कंसर्न लेकर के बहुत सारे पर्सनल एजेंडास बनाए, इलेक्शन कैंपेन्स के लिए रोल एम्प्लॉय किया, सैकड़ों मीटिंग करी, सैकड़ों रैलियां करी, 700 करोड़ के आसपास का खर्चा भी बताया गया इनके बारे में, 700 करोड़ का खर्चा, और पूरी कांग्रेस
की सीटों को जैसे निचोड़ कर लिया है, अपने पक्ष में कर दिया। बिल्कुल हर चीज, हर वो सीट उखाड़ के फेंक दी जहां पर कांग्रेस पिछले 10 या 12 सालों से बनी हुई थी। जो बीजेपी थी 31% वोट से जीती। 31% वोट का मतलब टोटल कैलकुलेशन वोट में बहुत ज्यादा बैंक। इसके बाद में अब इन्होंने 282 सीटें जीती। 282 सीटें पहली बार बीजेपी जो थी पूरी सीटें खींच कर लाई थी, इतनी ताकत से कि विरोधी दल सतपका गया। कि हुआ क्या, वोटर का डिससेटिस्फैक्शन जो था वो कांग्रेस से बहुत ज्यादा था, और बीजेपी का, आरएसएस का, हिंदुत्व का, इनके काम का, गुजरात मॉडल का, प्लस उस समय के अंदर इन्होंने दोस्तों अपने कैंपेनिंग के अंदर सबसे पहला मुद्दा उठाया था कि हम जब आएंगे तो सबसे पहला पॉइंट कि करप्शन को उड़ा देंगे, करप्शन को उड़ा देंगे, ब्लैक मनी वापस लाएंगे। ये एक सबसे बड़ा इनका प्रॉमिस था जो इन्होंने किया। इसके बाद जनता इनकी बातों में आने लगी, जनता बातों में आने लगी। दूसरी चीज, इन्होंने जीडीपी को बढ़ाने की बात करी, एम्प्लॉयमेंट की बात करी कि जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट्स दिए जाएंगे। इनके बाद इन्होंने राम मंदिर की बात करी कि राम मंदिर बनेगा। इस टाइप के बहुत सारे प्रॉमिसेस, बहुत सारे प्रॉमिसेस, डेवलपमेंट, गुजरात मॉडल दिखाया, स्वच्छ भारत के सपने दिखाए, और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये पार्टी इलेक्शन जीत गई। 282 वोटों, 282 सीटों से मेजॉरिटी से पार्टी जीत गई। हालांकि इस पार्टी के अंदर जो अपोजिट विरोधी दल या अपोजिट जैसे बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग ऐसा है जो बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो उनके लिए ये बहुत बुरा हुआ कि इनका ये प्रधानमंत्री पक्ष पर आए। जबकि कुछ पक्ष ऐसा था जो हिंदुत्व का था कि अगर मोदी नहीं होता तो हम मोदी के अलावा बीजेपी को वोट ही नहीं देते। तो ऐसे भी लोग थे। तो आज के दिन यही परिस्थिति बन गई थी कि मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी, जिसके अंदर से बहुत बड़ा वोट बैंक जो था मोदी की सपोर्ट में आ चुका था और प्रोग्रेसिव पार्टी के नाम से जाने लगे। इसी बीच में मोदी ने खुद लोकसभा की सीटों में 2 जगह से इलेक्शन लड़ा, पहला वाराणसी, दूसरा वडोदरा, जहां पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने इनका सामना किया, और दूसरी जगह ऐसे ही मधुसूदन मिस्त्री ने इनका सामना किया। और जाहिर सी बात है दोनों हार गए। मोदी 5,70,128 वोट से एक ऐतिहासिक जीत हासिल करते हैं, और इतनी जबरदस्त जीत हासिल करते हैं कि कुछ एक आध अपोजिट नेताओं की जमानत तक जब्त हो जाती है। सेम ऐसे ही यहां पर क्या होता है, टू कॉम्प्ली विद द लॉ दैट एमपी कैन नॉट रिप्रेजेंट मोर देन वन कंस्टिट्यूएंसी। उन्होंने क्या किया कि 2 जगह से नहीं लड़ सकता, तो इन्होंने वडोदरा की सीट छोड़ दी, और वडोदरा क्या नाम है अपने सेक्शन की सीट छोड़कर किसी को वहां पर सीएम बना दिया। एक तरफ वो सीएम बने, दूसरी तरफ अपनी जगह पर आए, और इन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर की सीट हासिल करी। अपने जीवन की बहुत बड़ी लड़ाई करने के बाद। हालांकि इनका ये जो दौर था अभी खत्म नहीं हुआ, ये दौर आज तक चल रहा है, लेकिन बहुत सारी कमियां, बहुत सारे वादे, कुछ लोग इन्हें फेकू भी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें मैन ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं कि जो कहा वो करके दिखाया। तो दोनों सबके अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन है। देखिए आइडियोलॉजी गलत नहीं हो सकती, हर व्यक्ति अलग तरीके से देखता है। तो अब बात आती है कि जब मोदी ने 26 मई 2014 को प्राइम मिनिस्टर की शपथ ग्रहण करी, प्राइम मिनिस्टर बने, इंडिपेंडेंस फ्रॉम एम्पायर, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा शायद ही कोई था जो इतनी बहुमत से जीता था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने सेंट्रलाइजेशन को ध्यान नहीं दिया। ये बेसिकली सिग्निफिकेंट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रिलेटेड टू प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने पहली बार ध्यान दिया। सबसे पहले जैसे ही वोट जो सीट पर आए तो क्या देखा कि जो शक्तियां हैं, जितनी भी पावर है, ये सेंट्रलाइज है, एक ही व्यक्ति के हाथ में चलती जा रही हैं, और सारे उसी को फॉलो कर रहे हैं, सारे उसी को फॉलो कर रहे हैं। और इससे क्या होता है कि नया आदमी अगर अपनी नई आइडियोलॉजी लेकर आता है तो वो आइडियोलॉजी क्या होती है कि पास हो ही नहीं पाती, क्योंकि वही रूढ़िवादिता दिमाग में बसी हुई है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। करप्शन की जड़ें जबरदस्त गड़ी हुई थी, इन चीजों को ध्यान दिया गया।
अब क्या था कि कोई भी रूल पास करने के लिए दोनों सभाओं के अंदर बहुमत मिलना चाहिए। तो इनिशियली शुरुआत में इनको क्या था, राज्यसभा से क्या था, मेजॉरिटी थी, लैक मेजॉरिटी की कमी थी, और अपर हाउस में स्ट्रांग मेजॉरिटी थी। तो अब क्या होता था कि ऊपर से नियम बनते थे, नीचे फेल हो जाते थे। तो यहां पर भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, और अपने विकेंद्रीकरण, जो केंद्रीकरण की नीतियां हैं, उनमें ये बिल पास नहीं करा पा रहे थे। तो धीरे 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 रूट कॉजेज पे काम किया, जुडिशरी में लोगों को चेंज किया, अलग अलग सेक्शंस में जो जबरदस्ती के नियम थोपने वाले लोग थे उनके तबादले हुए। तबादले इतने जबरदस्त हुए कि जो लोग सत्ता को अपने हाथ में लेकर चल रहे थे उनमें काफी बदलाव आया। इतना बदलाव आया कि इन्होंने प्लानिंग कमीशन का भी मोदी ने क्या किया, अबॉलिश किया, विरोध किया, जिसके अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग कहते हैं, उसे चलाया। मूव जो था इफेक्ट कर गया, ग्रेटली सेंट्रलाइज जो पावर थी प्लानिंग कमीशन की, पर्सन टू प्राइम मिनिस्टर थी, वो सारी धीरे धीरे अलग होने लगी। प्लानिंग कमीशन रिसीव करता था बहुत ज्यादा क्या क्रिटिसिज्म पिछले कुछ सालों में कि भाई गवर्नमेंट जो है इनएफिशिएंसी से है और अपनी वेलफेयर के लिए या जो काम है समाज के लिए वो नहीं कर पा रही। लेकिन इन चीजों का भी ध्यान नहीं दिया गया और आगे की तरफ, जस्टिस की तरफ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया गया। अब आ जाती है बात मोदी रिपील्ड, मोदी ने बदले 1200 वो नियम जो सारे के सारे जबरदस्ती बनाए गए थे। पावर को एक ही हाथ में दिया गया था और उसको डिवाइड नहीं किया गया था, और उसके बदले में 1301 such laws had been repealed by previous government over the span of 64 years। 1301 नियम बनाए थे प्रीवियस गवर्नमेंट ने 64 सालों में, उन्होंने 1200 नियमों को बदल दिया। इन्होंने मंथली रेडियो पर मन की बात का प्रोग्राम शुरू किया। इसी बात पर इन्होंने जनता को अपने से जोड़ना शुरू किया। मन की बात के साथ साथ इन्होंने क्या किया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लगाया, मेड इन इंडिया प्रोग्राम लगाया, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लगाए जिससे लिटरेसी रेट बढ़े, स्वच्छता बढ़े, तरक्की बढ़े, रूरल एरियाज को इलेक्ट्रिसिटी मिले, सिलेंडर्स मिले, और हर वो इक्विपमेंट एक्चुअल रेट पे मिले जो उन्हें महंगे दामों पर मिल रहा था। दवाइयां जो बहुत महंगी महंगी मिल रही थी वो जेनेरिक मेडिसिन मिले। तो इन सभी चीजों के लिए ग्राउंड लेवल पर बहुत काम किए गए। अब आगे जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, समाज में सुधार आने लगा, सुधार आया धीरे 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 धीरे। उज्जवल स्कीम के द्वारा हर उस घर के अंदर जो बेचारी माएं चूल्हे के अंदर धुआं मारते मारते अपनी आधी बीमारियां पकड़ लेती थी, आंखें फोड़ देती थी, उनको सिलेंडर की, गैस एलपीजी की सुविधा दिलाई, सब्सिडी दिलाई। जो एक्चुअल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था उनको 10% का रिजर्वेशन दिलाया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यहां पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नहीं था, यहां पर था इकोनॉमिकली, यानी जिसको आवश्यकता है। धीरे 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 फिर चुनाव आए, नीतियां बदली। नीतियां बदलने के बाद जनता प्रीवियस वर्ग से बहुत खुश थी, लेकिन विरोधी पक्ष जो था वो डिजिटल मीडिया, सोशल फेसबुक मीडिया इनकी बुराइयां करता रहा और ये आगे बढ़ते रहे। इनका विजन जनता को पसंद आ रहा था। तो 30 मई 2019 को फिर से इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। हालांकि इनका एक जगह फेलियर हुआ 2016 के अंदर, जब बोला था इन्होंने डिमोनिटाइजेशन का मतलब था कि 500 और 1000 के नोट एकदम से बंद कर दिए और बोला गया कि करप्शन को कम करना है। इस बीच में इनका कड़ा विरोध हुआ, विरोधी दल ने बहुत इनका विरोध किया, इतना विरोध किया कि जरूरत से ज्यादा। लोगों को सही में लगने लगा कि वो एक फेलियर है। लेकिन कहते हैं आम जनता की जबान में ताकत नहीं होती, लेकिन उसकी वोट में जो ताकत होती है वो बोलती है सिर्फ उस दिन जिस दिन रिजल्ट आता है। और क्या हुआ, रिजल्ट आया, डिमोनेटाइजेशन का फेलियर। जनता ने सिर्फ बटन दबाकर पूरा किया। फिर क्या था, वो फेलियर पॉजिटिव हो गया। उसके बाद से तो जैसे तरक्की और बदलाव बदलते चले गए। मोदी गवर्नमेंट जो कमियां ढूंढते थे लोग, उनको उनकी असली वीकनेस पता चल गई। फिर तो क्या, सबसे पहले ट्रिपल तलाक जो इलीगल था, फोन पर कह दिया तलाक तलाक तलाक, उसका विरोध किया। अब कुछ लोग इस पर मेरी बुराई करेंगे दोस्तों, मैं सिर्फ बायोग्राफी बता रहा हूं।
इस पर ट्रिपल तलाक जो इलीगल था उसका विरोध किया, नियम बनाया। उसी के बाद अलग अलग काफी सारे बदलाव किए, जिसमें जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया अलग से, जो पहले अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। इसी प्रकार से टेरिटरी बना दिया, लद्दाख को अलग अलग, जो भी अयोध्या के डिस्प्यूट थे उनको सॉल्व किया। अयोध्या डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के बाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग से जमीन प्रोवाइड कराई गई। इसके बाद आतंकवादियों को रोका, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रोका, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग किया। तो इस प्रकार से बदलाव जो थे इनकी लीडरशिप के बाद दोस्तों, आधे हिंदुस्तान से आधे से ज्यादा जो पढ़ा लिखा लोग था, जो पढ़ा लिखा सेक्शन था, वो इनकी तारीफें करता जा रहा था। और बहुत सारा पढ़ा लिखा सेक्शन वो भी था जो बेसिकली बहुत सारी कमियां भी ला रहा था। गलतियां दोनों की नहीं थी, आइडियोलॉजी अलग थी। अब बात करें तो कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर ब्लैक मनी को लाने के लिए वही नोटों का पंगा था कि 500 और 1000 के नोट लोगों ने अपने घरों की दीवारों में चिनवा रखे हैं। कुछ लोगों ने करप्शन इतना फैला रखा था कि नोटों को घरों में, बाथरूम की टाइल्स में छुपा रखा था, विदेशों में पैसा छुपा रखा था, हवाला का पैसा इकट्ठा हुआ था। तो उस परिस्थिति के अंदर इन्होंने रातों रात नियम बना दिया कि 2.5 लाख से ज्यादा कोई जमा नहीं कर पाएगा और फर्जी अकाउंट जो बनाएगा वो पकड़ा जाएगा। हुआ क्या, सारा का सारा नोट बंद हो गया। नोट बंद हुआ, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से इनकम टैक्स फाइल किया, अपने ब्लैक को व्हाइट करने की कोशिश करी, और उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट के पास एक भारी परसेंटेज बढ़ा, जिसमें क्या हुआ, लोगों के द्वारा टैक्सेस पे किए गए, अपनी हिडन प्रॉपर्टीज को दर्शाया गया, और जो ईमानदारी का पार्ट था वो लोगों को बढ़ा। लगभग 10% का मुनाफा हुआ दोस्तों, 10% मुनाफा, यानी 10% ज्यादा टैक्सेस फाइल होने लगे और सरकार को बेनिफिट होने लगा। इसी बीच में सरकार ने जो क्या हुआ, स्वच्छ भारत अभियान चलाया। स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया, इसके बारे में भी बहुत कमियां निकाली गई। उस समय में क्या होता था कि आज से कुछ समय पहले लोग जो थे ओपन में शौच करते थे, टॉयलेट्स नहीं थे तो खुले में बाथरूम टॉयलेट करते थे और गंदगी फैलाते थे, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, बीमारियां आती थी। इस परिस्थिति में ध्यान दीजिएगा, इस परिस्थिति के अंदर क्या हुआ, इस परिस्थिति में इन्होंने खूब सारे टॉयलेट्स बनवाए। लगभग बोला जाता है 60 मिलियन टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए। 60 मिलियन टॉयलेट्स के अंदर काफी खर्चा आया। कुछ लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि ये करप्शन का सिस्टम है, लेकिन तब इन सभी की शांति हो गई जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि 1,80,000 डेथ होती थी हर साल सिर्फ इन्हीं बीमारियों की वजह से जो खुले में शौच करते थे, जो कि इस साल नहीं हुई। तो जब इस प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों में जीत आई, राफेल मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट आया, बॉर्डर के अंदर सिक्योरिटी बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली इनके लीडरशिप के स्किल्स की हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी तारीफ होने लगी। फॉरेन पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग बना दी कि आज के दिन विदेश की सैकड़ों कंपनियां इंडिया में व्यापार करने के लिए धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, चाइना को नकार रही हैं। और जिस प्रकार इन्होंने कोरोना को स्ट्रांगली कंडम किया, कोरोना के लिए ढंग से फाइट करने लगे हुए हैं और उसको स्ट्रांगली होल्ड करके बैठे हुए हैं, उसके लिए दवाइयां बनाई जा रही हैं इंडिया में जो सप्लाई हो रही हैं। और इसी बीच में 155 मिलियन का दोस्तों, 155 मिलियन का डिफेंस का डील भी कर जाते हैं। मंदी के दौर में 155 मिलियन की डील कर जाते हैं और अपने वॉरशिप को स्ट्रांग करने के लिए हथियार तैयार करते हैं, यूएस से डील फाइनल कर देते हैं। तो यहां पर इनके बहुत स्ट्रांग टैलेंट को देखा जा सकता है, इनके लीडरशिप के स्किल्स को देखा जा सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको करप्शन के मुद्दों में बोलते हैं कि करप्शन होगा। ऐसा एक भी नेता नहीं है इंडिया के अंदर जिसके नेता बनने के बाद उसके भाई, बच्चे, बीवी, रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टी ना आई हो। रॉबर्ट वाड्रा साहब का नाम ले तो उनके नाम तो पूरे के पूरे इतने बड़े होटल्स और चेन्स आ गई जिसको कोई समझ भी नहीं सकता। जबकि कुछ दिन पहले ऐसे ही एक न्यूज से पता चला कि मोदी की भतीजी ऑटो से जा रही थी और उसका पर्स चोरी कर दिया गया। ऑटो से जा रही थी, पर्स चोरी कर दिया। तब जाके पता चला कि आज भी इनका परिवार जो है
एक नॉर्मल मिडिल क्लास का जीवन जी रहा है, जिसमें एक भाई ऑटो चलाता है, दूसरा भाई दुकान चला रहा है। तो इस प्रकार से आज भी इनकी परिस्थिति अपने परिवार के लिए नहीं रही, हमेशा देश को आगे बढ़ाकर चलाया गया। तो इस प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं हमारे देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। तो आज हम इतना ही इनके बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी इनकी बायोग्राफी को अगर हम पूरे इनके एक्शंस को देखें तो लगभग कम से कम 5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे होगा हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, पसंद आए तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी इंस्पायर होकर के आपके लिए और भी कुछ अच्छे अच्छे इसी प्रकार के वीडियोस लाते रहें और आपकी नॉलेज बढ़ाते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।